नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं और यही सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। देखिए, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को आप लोग याद रखेंगे, इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक। इसे इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। और अगला प्रश्न है हमारा, और यहाँ पे संबंधित जीएस के प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। इस पे अधिकार किस देश का है? ग्रीनलैंड पे इसका अधिकार किस देश का है? तो इस पे डेनमार्क का अधिकार है। और बात करते हैं ग्रीनलैंड द्वीप की, तो ग्रीनलैंड द्वीप की बात करें तो ये किस महाद्वीप पे आता है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा, लेकिन इस पे अधिकार किसका है? डेनमार्क का हिस्सा है। तो आगे बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यदि आपसे पूछे कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अस्थायी अध्यक्ष पूछे कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आप जानेंगे कि सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। आगे बात करते हैं, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और काली मिट्टी का एक अन्य नाम क्या है? इसे रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी क्या कहते हैं, ठीक। और नादिर शाह अब्दाली भारत से क्या लूट कर ले गया? तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न, नादिर शाह अब्दाली भारत से क्या लूट कर ले गया? तो कोहिनूर हीरा लूट के ले गया था। कोहिनूर हीरा, जिसे कहाँ से निकाला गया था? गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। और एक आप लोग याद रखेंगे, मयूर सिंहासन को यहाँ से लूट के ले गया था। मयूर सिंहासन को यहाँ से लूट कर ले गया था कौन? नादिर शाह अब्दाली। और मयूर सिंहासन को ही तख्ते ताउस कहते हैं। मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस कहते हैं, ठीक। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है? तो इसके रूप में आप अरावली को याद रखेंगे। अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी, या फिर आप कह सकते हैं विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। इसकी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। और विश्व का सबसे ऊंचा विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला पूछे, नवीनतम तो आप हिमालय का नाम लेंगे। हिमालय विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय के बारे में बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ठीक। माउंट एवरेस्ट है, जो कि कहाँ पे है? नेपाल में है। ये सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे देखिए कि धरती पे कितने प्रतिशत पानी है? तो पानी की मात्रा आप याद रखेंगे कि धरती पे 71% भाग पे जल है। 71% भाग पे जल है। और बात करें कितने भाग पे स्थल है? तो स्थल की बात करें, यदि स्थल कितने भाग पे है तो आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे कि 29% भाग पे स्थल है। लेकिन आपसे पूछे कि पृथ्वी पे कितने भाग पे नाइट्रोजन गैस है, कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो आपसे पूछे तो 78% नाइट्रोजन है। ये पृथ्वी पे सर्वाधिक है, ठीक। सर्वाधिक कौन सी गैस है? नाइट्रोजन 78%। लेकिन आपसे पूछे कि कार्बन कितने प्रतिशत, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है पृथ्वी पे? ऑक्सीजन, तो इसके बारे में आप डाटा याद रखेंगे कि 21% पृथ्वी यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक। तो आगे बात करते हैं कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सर्वाधिक सीमा की बात करें भारत की, तो सर्वाधिक सीमा कहाँ से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश से लगती है। और सबसे कम सीमा पूछे कहाँ से लगती है? तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे कि भारत की सबसे कम सीमा ये अफगानिस्तान से लगती है। कहाँ से? अफगानिस्तान से लगती है भारत की सबसे कम सीमा, ठीक। बात करते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखिए, बृहस्पति ग्रह है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह पूछे सौरमंडल का कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे बुध सबसे
सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह को आप याद रखेंगे। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह, सूर्य के नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो देखिए नदी के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तो आप लोग बताएंगे कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो उड़ीसा के शोक के बारे में आप याद रखेंगे कि महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। और नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे बात करेंगे आप लोग कि नील नदी को वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र देश को कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा कि एलपीजी गैस में लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो देखिए एलपीजी गैस में लीकेज का पता लगाने के लिए इथाइल मर्केप्टॉन मिलाया जाता है। इथाइल मर्केप्टॉन मिलाया जाता है इसको एलपीजी गैस में पता लगाने के लिए। और एलपीजी गैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। प्रोपेन और ब्यूटेन होता है एलपीजी में, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। और आप लोग याद रखेंगे गोबर गैस में पूछे, गोबर गैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं? गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो इसमें मीथेन होती है। आपसे पूछे कि सीएनजी में कौन सी गैस होती है? सीएनजी में आपसे पूछे कौन सी गैस होती है, तो आप लोग बताएंगे कि इसमें भी क्या कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। ठीक, बात करते हैं 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं। ठीक, आगे पूछे 1 MB में कितने बाइट होते हैं? तो एक MB में कितने KB होते हैं? तो 1024 KB होते हैं। ठीक, 1024 KB होते हैं। और आपसे पूछे 1024 KB याद रखेंगे आप लोग। और यदि आपसे पूछे 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1 GB में आपसे 1024 MB होते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है, तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत के पहले परमाणु परीक्षण की बात करें तो ये 14 मई को हुई थी। और डेट याद रखेंगे आप 1974 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? पोखरण में हुई थी। पोखरण में हुआ था। और पोखरण कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान में है पोखरण। और बात करते हैं यहाँ पे इसका नाम क्या था? नाम पूछे इसमें, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। ठीक, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। हार्डवेयर क्या है? तो कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम लोग हाथ से क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति किसे कहते हैं? तो रैम को कहते हैं कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और अस्थायी मेमोरी किसे कहते हैं? कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी किसे कहेंगे? तो आप लोग ध्यान रखेंगे अस्थायी मेमोरी के बारे में। रोम को कहेंगे रीड ओनली मेमोरी, रोम को कहेंगे अस्थायी मेमोरी। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में है कोणार्क सूर्य मंदिर। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसे क्या कहा जाता है? इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण कौन कराया था? नरसिंहदेव प्रथम इसके निर्माण करवाते हैं। और ये किस वंश से संबंधित है? ये गंग वंश से संबंधित है। और कोणार्क सूर्य मंदिर कितने रुपए के नोट पे है? तो ये 10 रुपए के नोट पे चित्रित है। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 1971 में हुआ था बांग्लादेश का निर्माण। और ये किससे अलग हुआ था? पाकिस्तान से अलग हुआ था। बांग्लादेश किससे अलग हुआ था? पाकिस्तान से अलग हुआ था 1971 में। ठीक, इसकी राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा की बात करें इसका क्या है? तो इसकी मुद्रा टका है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कंप्यूटर की भाषा में www का अर्थ क्या है? तो www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, वर्ल्ड वाइड वेब इसका अर्थ है। ठीक, ये आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो देखिए 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो अगला प्रश्न है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने किसने फेंका था? तो आप लोग बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह मिलके इसमें बम फेंके थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इसमें बम फेंके थे। और कब फेंके थे? 1929 ईस्वी को। और बात करते हैं भगत सिंह को शहीद आजम किसे कहा जाता है? तो भगत सिंह को कहा जाता है, शहीद ए आजम कहा जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की थी? 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी। कैंसर के उपचार में किस गैस का उपयोग किया जाता है? रेडान गैस का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज मिलता है? तो थोरियम मिलता है मोनोजाइट बालू में। ये आप लोग याद रखेंगे, थोरियम मोनोजाइट बालू में मिलता है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक, बात करते हैं कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसके हाथ में होती है? तो कार्यपालिका की जो समस्त सत्ता है वो मंत्री परिषद में निहित होती है। मंत्री परिषद में निहित होती है। और मंत्री परिषद का जो हेड होता है वो कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं मंत्री परिषद का हेड। प्रधानमंत्री होते हैं मंत्री परिषद का हेड। आगे बात करते हैं मंत्री परिषद किससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सी है? आर्टिकल नंबर 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है। मंत्रिपरिषद के अधिकांश सदस्य कहाँ के होते हैं? तो मंत्रिपरिषद के जो अधिकांश सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। लोकसभा के बारे में जो अनुच्छेद किस में लोकसभा की चर्चा है? तो अनुच्छेद नंबर 81 में लोकसभा के बारे में चर्चा है। लोकसभा का अध्यक्ष, यहाँ पे देखिए लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे वर्तमान समय में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक, बात करते हैं मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है मंत्रिपरिषद का प्रधान। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। और प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रथम कानून मंत्री। भीमराव अंबेडकर थे प्रथम कानून मंत्री। और आपसे पूछे कि प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल थे प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री। ठीक, सरदार पटेल प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री थे। और गैर सरकारी सदस्य किसे कहते हैं? तो ऐसे मंत्री, ऐसे संसद के ऐसे सदस्य जो क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। जो मंत्री होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सरकारी सदस्य कहते हैं। उन्हें सरकारी सदस्य कहते हैं। ठीक, और ऐसे सदस्य जो मंत्री नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। ठीक, मोरारजी देसाई थे। लेकिन आपसे अब एग्जाम में पूछे कि त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो भी कौन थे? मोरारजी देसाई। त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। आगे बात करते हैं कि जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके कार्यकाल कितने वर्ष होते हैं? कार्यकाल के बारे में बात करें तो 5 वर्ष उनका कार्यकाल होता है। आगे बात करते हैं आयु कितनी वर्ष होती है? न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होती है न्यूनतम आयु। आपसे बात करें प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो इन्हें शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और सबसे अधिक समय तक कौन से प्रधानमंत्री रहे? सबसे अधिक समय तक तो आप बताएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे। और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? तो राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। आगे बात करते हैं कार्यकाल के दौरान मृत्यु कौन से? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। और आप लोग इंदिरा गांधी की कार्यकाल के दौरान
मृत्यु हो गई थी। और आप लोग याद रखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। भारत स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सर क्लीमेट एटली थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और ये किस पार्टी से थे? तो इनका पार्टी था लेबर पार्टी से ये थे, यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि तूजू दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो तूजू दर्रा कहाँ पे है? तूजू दर्रा के बारे में आप याद रखेंगे, ये म्यांमार में है। म्यांमार में है तूजू दर्रा। और यहाँ म्यांमार से आगे बात करते हैं बनिहाल दर्रा का नाम क्या है? इसे जवाहर सुरंग भी कहते हैं। बनिहाल दर्रा को जवाहर सुरंग भी कहते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं जोजिला दर्रा कहाँ पे है? पहले जम्मू कश्मीर में था, पहले जम्मू एंड कश्मीर में था। अब वर्तमान समय में ये कहाँ पे है? वर्तमान समय में लद्दाख में है। वर्तमान समय में लद्दाख, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख वर्तमान समय में क्या बन चुके हैं? यूनियन टेरिटरी। कब बने हैं? तो ये 31 अक्टूबर सन 2019 को ये यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। पालघाट दर्रा कहाँ पे है? तो पालघाट दर्रा के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि ये केरल से तमिलनाडु जाता है, केरल से तमिलनाडु जाता है, केरल से तमिलनाडु जाता है पालघाट दर्रा, और नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। नीलगिरी जो पर्वत है नीचे, नीलगिरी के ये दक्षिण में स्थित है पालघाट दर्रा, दक्षिण से होके जाता है। और नीलगिरी पे कौन सी जनजाति रहती है? नीलगिरी पे कौन सी जनजाति रहती है? यहाँ टोडा जनजाति रहती है नीलगिरी पे। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न खैबर दर्रा, ये उत्तरी पाकिस्तान के हिस्से में स्थित है। उत्तरी पाकिस्तान के भाग में ये स्थित है खैबर दर्रा। और जो तुर्की आक्रमणकारी, यहाँ पे विदेशी आक्रमणकारी होते थे, वो खैबर दर्रे के रास्ते से ही होके आते थे भारत में। नाथुला दर्रा, जयलेपला दर्रा, ये सिक्किम में स्थित दर्रे हैं। नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित दर्रे हैं। एक चीज आप लोग याद रखेंगे, जेमू ग्लेशियर। आपसे पूछे कि जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है? जेमू ग्लेशियर ये भी कहाँ पे है? ये सिक्किम में स्थित ग्लेशियर है। जेमू ग्लेशियर ये कहाँ पे है? सिक्किम में स्थित है। आगे बात करते हैं जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो इसके बारे में आप तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? जेमू ग्लेशियर से ही निकलती है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि माना नीति और लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं माना नीति और लिपुलेख, ये उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं। आप लोग बताएंगे कि एलिफेंटा का दर्रा कहाँ पे है? एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? श्रीलंका में स्थित दर्रा है। श्रीलंका में स्थित है एलिफेंटा का दर्रा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सिपगिला दर्रा, बल्लालाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं। ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, आगे बात करते हैं बोमडीला दर्रा, दीफू दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है। थालगाड़ दर्रे की बात करें, ये मुंबई से लेके कहाँ तक जाता है? ये मुंबई से जाता है नागपुर तक, मुंबई से नागपुर को जोड़ता है थालगाड़ दर्रा। और भोरघाट दर्रा की बात करें, ये मुंबई से पुणे को जोड़ता है, मुंबई से पुणे को जोड़ता है। थालगाड़ दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में ये स्थित है। और ये भी कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में ही स्थित है। ठीक, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित कर रहा है? निर्वाचन आयोग करता है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। और 54-55 आर्टिकल नंबर 54-55 ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है, आर्टिकल नंबर 54 और 55। बात करें तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते हैं। आगे बात करते हैं हम कि आप भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये भी आपके राष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और आगे बात करते हैं, यदि आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधित विवाद होते हैं, या फिर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? तो ये करता है आपके राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जो विवादों का निपटारा वो सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक,
जो विवादों है राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित तो सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक, बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की जाती है, तो ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है भारत के राष्ट्रपति की तुलना। समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। लेकिन कहे कि कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति है वो किस में निहित होगी, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति निहित होती है। बात करें चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या है, तो आप लोग इसके लिए याद रखेंगे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति से इनका चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव होता है। राष्ट्रपति का समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 52 में ये बात कही गई है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि पद से हटाने का प्रावधान है। राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग लाया जाता है और महाभियोग के बारे में चर्चा आर्टिकल नंबर 61 में है। और राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए आयु। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं वो आपके कौन है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस हैं और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये यूनानी जो लेखक हैं हेरोडोटस यूनानी लेखक हैं। अश्वमेध यज्ञ की बात, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं अश्वमेध यज्ञ की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो महाभाष्य ग्रंथ से मिलती है। महाभाष्य ग्रंथ से मिलती है अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी। और आगे बात करते हैं कि यहाँ पे हिस्टोरिका के लेखक कौन है, तो हेरोडोटस हैं। हिस्टोरिका के लेखक हम लोग आगे बात कर चुके हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, यूनानी थे, ये यूनानी लेखक थे। आगे बात करते हैं तहकीके हिंद की लेखक कौन है, तो तहकीके हिंद जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे भारत की खोज भी कहा जाता है। भारत की खोज, तहकीके हिंद मतलब भारत की खोज। और इसके लेखक कौन है, अल-बरूनी है इसके लेखक। और ये किसके साथ भारत आए थे, अल-बरूनी किसके साथ भारत आए थे, तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आते हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत आते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है, तो भास्कराचार्य हैं शिरोमणि और लीलावती के लेखक। भास्कराचार्य जी हैं शिरोमणि और लीलावती के लेखक। महाभारत का संस्कृत अनुवाद क्या कहलाता है, रजनामा कहलाता है महाभारत का संस्कृत में अनुवाद। और बात करते हैं महाभारत के बारे में, तो इसका अन्य नाम क्या है, इसे जय संहिता भी कहते हैं। महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं। महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं। और महाभारत के बारे में बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, सबसे बड़ा महाकाव्य ये महाभारत है। महाकाव्य क्या है, ये महाभारत है। ठीक, और महाभारत के लेखक कौन है, तो महाभारत के लेखक कौन है, तो ये इसके लेखक वेद व्यास जी हैं। महाभारत के लेखक वेद व्यास जी हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो जयदेव हैं गीत गोविंद के लेखक। और अगला प्रश्न है कि कल्पसूत्र के लेखक कौन है, तो कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु हैं कल्पसूत्र के लेखक। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त हैं मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। और अमुक्त मालदा के लेखक कौन है, अमुक्त मालदा के लेखक कृष्णदेव राय हैं अमुक्त मालदा के लेखक। और रजत रंगिनी के लेखक कौन है, कल्हड़ हैं रजत रंगिनी के लेखक। और आदि ग्रंथ के लेखक कौन है, गुरु अर्जुन देव हैं। आदि ग्रंथ के लेखक कौन है, गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन के देव की बात करें, ये सिखों के 5वें गुरु थे। इनकी हत्या कौन करवा दिया था, इनकी हत्या जहांगीर करवा देता है। ठीक, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारत समाज पर किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी, तो अभी हमने बात किया था अल-बरूनी ने किताब उल हिंद की
रचना की? अलबरूनी। और ये किसके साथ भारत आया था? तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आता है, महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। और किताबुल हिंद की अन्य नाम क्या है? इसे भारत की खोज कहा जाता है, भारत की खोज भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद के दरबारी इतिहासकार के बारे में आप लोग याद रखेंगे, उत्वी था महमूद का जो दरबारी इतिहासकार। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसके बारे में आप याद रखेंगे, इसकी पुस्तकें कौन कौन सी थी। तो इसके पुस्तकें के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि ये कौन सी पुस्तक लिखा था? ये किताब उल यामिनी लिखा था, किताब उल यामिनी पुस्तक की रचना की थी। और एक इसके पुस्तक और था किताब उल एक किताब उल यामिनी था और किताब अल आमनी था। और एक पुस्तक का नाम था तारीख ए यामनी, तारीख ए यामनी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए गजनवी का राज्य कवि कौन था? महमूद गजनवी का जो राज्य कवि था उसका नाम क्या था? तो जो गजनवी का राज्य कवि था वो फिरदौसी था। ठीक, फिरदौसी था गजनवी का। इसके इतिहास का देखो, अगर पूछे कि महमूद गजनवी के साथ कौन सा विद्वान भारत के समाज पे किताबुल हिंद लिखा, तो उसका जो नाम उसका जो हो जाएगा, उसका जवाब हो जाएगा अलबरूनी। और पूछे दरबारी इतिहासकार कौन सा था, तो उसका जवाब होगा उत्वी। और यहाँ पे दरबारी राज्य कवि कौन सा था महमूद गजनवी का, तो फिरदौसी हो जाएगा। और गजनवी का प्रथम आक्रमण कब हुआ भारत पे? तो ये अपना प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में करता है, 1000 ईस्वी में करता है। और ये आक्रमण के समय लोग कौन सा नारा लगाते थे? ये जिहाद का नारा लगाते हैं, जिहाद का, और जिसका अर्थ क्या होता है? पवित्र युद्ध होता है। इन लोग के जिहाद के नारे का अर्थ क्या होता है? पवित्र युद्ध होता है। आगे बात करते हैं सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण ये कब करता है? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करता है। कुल कितनी बार आक्रमण ये करता है भारत पे? कुल 17 बार आक्रमण करता है। और बात करते हैं ये किस सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित मंदिर है, गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है ये मंदिर। ठीक, सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। और इसे कौन से शासक बनवाए? यहाँ पे शासक किसका शासक था? यहाँ पे भीमदेव का शासक था, भीमदेव प्रथम का शासन था। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे। और महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब हुआ था? अंतिम आक्रमण तो ये 1027 ईस्वी में ये अंतिम आक्रमण करता है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा कि गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका निर्माण करवाते थे, चंद्रगुप्त मौर्य इसका निर्माण करवाए थे। लेकिन इसकी पूछे कि मरम्मत कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य तो उसकी निर्माण करवा दिए थे, लेकिन इसमें मरम्मत कराने का जो श्रेय है उसे किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है रुद्रदामन प्रथम को। रुद्रदामन प्रथम इस पे मरम्मत कराता है, रुद्रदामन प्रथम इस पे मरम्मत करवाता है। बात करते हैं अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाजा का निर्माण। मोती मस्जिद का निर्माण और मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था, शाहजहां इसका निर्माण करवाता है। ठीक, बात करते बाबरी मस्जिद का निर्माण कौन करवाता है? तो मीर बाकी इसका निर्माण करवाया था। और बात कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। और बात करते हैं नहरों के निर्माण के लिए कौन से शासक प्रसिद्ध थे? तो फिरोज शाह तुगलक प्रसिद्ध था, फिरोज शाह तुगलक। ये मंदिर किसका? नहरों के निर्माण के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कि हौज ए सम्मी का निर्माण कौन करवाता है? तो इल्तुतमिश करवाता है हौज ए सम्मी का निर्माण। हौज ए सम्मी का निर्माण कौन करवाता है? इल्तुतमिश करवाता है। इल्तुतमिश करवाता है हौज ए सम्मी का निर्माण। तो इल्तुतमिश की रजिया किसकी पुत्री थी? ये भी आप लोग बताएंगे।
रजिया किसकी पुत्री थी? ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। बात करते हैं जीटी रोड का निर्माण कौन करवाता है? शेर शाह सूरी करवाता है। शेर शाह सूरी जीटी रोड का निर्माण करवाता है। और बात करें बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन करवाया था? अकबर करवाया था। और ये गुजरात विजय के अभियान में करवाया था। गुजरात विजय अभियान में ये करवाया था। ठीक। बात करते हैं लाल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अकबर करवाया था। सॉरी, लाल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद करवाता है। नसीरुद्दीन मोहम्मद करवाता है लाल गुम्बद का निर्माण। नसीरुद्दीन मोहम्मद करवाता है। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो प्रसिद्ध एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। और राष्ट्रकूट शासक कौन थे? ये कृष्ण। राष्ट्रकूट शासक में कौन पूछे तो कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और कांची के कैलाश मंदिर, देखिए कैलाश मंदिर दो है, तो एलोरा में है और एक कांची में स्थित है। कांची कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। ये तमिलनाडु में स्थित मंदिर है। और बात करते हैं इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय करवाता है। यहाँ पे नोट करेंगे हम लोग, नरसिंह वर्मन द्वितीय इसका निर्माण करवाते हैं। और इसकी उपाधि क्या थी? नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधि क्या थी? इसकी राज सिंह की उपाधि थी। इसकी नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि, द्वितीय की उपाधि राज सिंह की थी। आगे बात करते हैं कोराल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम करवाया था। इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे कि नरसिंह देव प्रथम करवाया था। नरसिंह देव प्रथम करवाता है। और बात करें कोणार्क मंदिर कहाँ पे है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। बात करें खजुराहो के मंदिर कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में है। और इसका निर्माण कौन करवाते हैं? चंदेल वंश के राजा जो है इसका निर्माण करवाते हैं। चंदेल वंश के लोग। अंकोर वाट का मंदिर ये कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। नवरोज की शुरुआत किसने किया था? तो बलबन ने किया था नवरोज का शुरुआत। बलबन ने किया था नवरोज का शुरुआत। ये किससे संबंधित है? ये पारसी समुदाय से संबंधित त्यौहार है। पारसी समुदाय से संबंधित त्यौहार है। अब बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, विक्रम संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत का शुरुआत माना जाता है। 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत का शुरुआत। शक संवत जो कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पे आधारित है, इसका शुरुआत 78 ईसा पूर्व से माना जाता है। और ये 78 ईसा पूर्व से माना जाता है। शक संवत किसने शुरू किया था? इसे कनिष्क ने शुरू किया था। कनिष्क ने शुरुआत की थी। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने किया था। हिजरी संवत कब से होता है? 622 ईसा पूर्व, 622 ईस्वी से ये हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव ने किया था। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत है। और संगत और लंगर की व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? गुरु नानक ने किया था। संगत और लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक ने किया था। और गुरु नानक का जन्म कहाँ पे कब हुआ था? 1469 में हुआ था। कहाँ पे? तलवंडी में हुआ था। अब बात करते हैं गुरु नानक के बारे में। इस सिख धर्म के संस्थापक पूछे आपसे कौन है? सिख धर्म के संस्थापक तो गुरु नानक ही हैं। सिख धर्म के संस्थापक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन के बारे में चर्चा की गई है? देखिए राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वेतन के बारे में चर्चा की बात करें तो आप किस अनुसूची में की गई है? तो द्वितीय अनुसूची में की गई है। जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं द्वितीय अनुसूची में उनके जो वेतन है उनकी चर्चा की गई है। और पहले अनुसूची में किस चीज़ की चर्चा की गई है? तो पहले अनुसूची में जो भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। ठीक। और सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे कि सबसे नवीनतम राज्य भारत का तेलंगाना है। सबसे नवीनतम राज्य भारत का कौन सा है? तेलंगाना। और ये तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को तो तेलंगाना का गठन होता है। 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन होता है। किससे अलग हुआ था? ये जो तेलंगाना है किस राज्य से अलग हुआ था? ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। और जब इसका गठन होता है कौन से राज्य बनता है? ये
29 नंबर का राज्य बनता है। वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8 यूनियन टेरिटरी है। और सबसे नवीनतम यूनियन टेरिटरी कौन से है? तो आप लोग याद रखेंगे कि लद्दाख सबसे नवीनतम यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। इसका गठन कब हुआ था? तो ये यूनियन टेरिटरी बना था 31 अक्टूबर सन 2019 को। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। संपत्ति का अधिग्रहण, तो संपत्ति का अधिग्रहण इससे शामिल किया जाता है 9वें अनुसूची में है। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया जाता है? इसके लिए संविधान संशोधन आप लोग याद रखेंगे, पहला संविधान संशोधन होता है। और ये कब होता है? 1951 में पहला संविधान संशोधन। इसमें जो भूमि सुधार के बारे में चर्चा की गई है। 7वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो इसमें इसे सूचियों का सूची कहा जाता है। इसे किसका सूची कहा जाता है? सूचियों का सूची कहा जाता है 7वीं अनुसूची को। और इसके तहत 3 सूची बनाई गई है, एक संघ सूची और एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। और संघ सूची को कार्य करने के लिए 100 विषय दिए गए हैं और राज्य सूची में कार्य करने के लिए 61 विषय दिए गए हैं। समवर्ती सूची में कार्य करने के लिए 51 विषय दिए गए हैं। दल बदल संबंधी जो अनुसूची है 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं 10वीं अनुसूची में। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचायती राज, अगला प्रश्न है पंचायती राज। और इसे कौन से अनुसूची में शामिल किया गया है? 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, 11वीं अनुसूची में। और इसे कार्य करने के लिए पंचायती राज को कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं। एग्जाम में पूछा जाता है। नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है, 12वीं अनुसूची में। और इसे कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं नगर पालिका को? तो इसे कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। और पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 40 में पंचायती राज के बारे में चर्चा। भारत की भाषा की बात करें, इसे 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और वर्तमान समय में कितनी संविधान में भाषाएं हैं? तो वर्तमान समय में संविधान में कुल 22 भाषाएं को शामिल किया गया। थैंक यू। और आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल, यदि वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और इस तरह से और भी वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ें और बाकी लोगों से शेयर करके हमारा सपोर्ट भी करें। धन्यवाद।